तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि 2022 के लिए न्यू बैच शुरू हो चुका है और अभी तक 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चल रहा है और लास्ट वाले वीडियो में मैं जॉन डॉन की बायोग्राफी को समझाया था और साथ में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है उसको एक्सप्लेन किया था। बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश की थी और आज की इस वीडियो में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को आगे लेकर बढ़ेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग समरी को जानेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। समरी के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का लाइन एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर लास्ट वीडियो आप स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो आगे का काम यानी कि इस वीडियो में जो चीज मैं बताने के लिए जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 के लिए स्टडी मटेरियल आ चुका है और आपको खरीद लेनी चाहिए अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोग खरीद चुके होंगे। अगर नहीं खरीदे हैं तो अभी आप खरीद लीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों का स्टडी मटेरियल आ चुका है और दोनों का चार्ज 200 रुपया है। अगर आप एक का लेना चाहेंगे तो 100 रुपया पड़ेगा। आप हमें पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। 8083216409 यह है पेटीएम या फोन पे या गूगल पे नंबर। उसके बाद उसका फोटो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे आपको नोट्स मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 8083216409। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के समरी को, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और ये समरी बोर्ड एग्जाम को ख्याल में रखते हुए तैयार किया गया हुआ, वर्ड लिमिट को ख्याल में रखते हुए तैयार किया गया हुआ है। और अगर 2022 में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी पूछ दे तो बेधड़क आप इसको जो है सो लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। दिस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डॉन। यह कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। यह स्पेशली एग्जाम के लिए तैयार किया गया हुआ है। मैं एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में कर चुका हूं ये पोएम का। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब्ड द इम्पल्स ऑफ लव। इस कविता में पोएट जो है वो प्यार के आवेग को, इम्पल्स को बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब किए हैं। पोएट हैड अ वाइफ हुम ही लव्ड वेरी मच। पोएट की एक पत्नी है जिसको पोएट बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ही इज अफ्रेड ऑफ अ पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड। और वह अपने बिलव्ड से, अपने महबूबा से, बिलव्ड मतलब होता है महबूबा, वह अपने महबूबा से अलग होते हुए डर रहे, यानी कि अपनी महबूबा से वो अलग नहीं होना चाहते थे। जैसा कि आप लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि वो अपनी वाइफ को छोड़ करके वो जर्मनी जा रहे थे किसी काम की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। आगे पोएट जो सो क्या कहते हैं। वंस पोएट टोल्ड हिज बिलव्ड, एक मिनट। Once poet told his beloved, "Dear, I want to go somewhere far and feel loneliness." एक बार ये जो पोएट है वो अपने बिलव्ड से कहते हैं, अपनी महबूबा से कहते हैं, डियर, प्रिय, आई वांट टू गो समवेयर फार, मैं कहीं दूर जाना चाहता हूं, एंड फील लॉनलीनेस, और अकेलापन महसूस करना चाहता हूं, बिकॉज इफ इन द फ्यूचर एनी टाइम इट हैपेंस, क्योंकि अगर भविष्य में कभी यह घटना घटे कि मुझे तुम्हारे बिन रहना पड़े, हाउ विल आई फील विदाउट यू, तो मैं तुम्हारे बिन कैसा महसूस करूंगा, इसी चीज को मैं देखने के लिए जा रहा हूं और मैं अकेला रहना चाहता हूं। How will I feel without you? He says to his beloved, not to bemoan nor weeping, because he will come back again in that life as the sun sets in the evening and rises in the morning. पोएट अपने बिलव्ड से कहते हैं, अपने महबूबा से कहते हैं कि प्रिय, तुम रोना मत, है ना, तुम रोना मत, नहीं तो विलाप करना, नहीं तो तुम रोना, नहीं तो विलाप करना। बिमौन मतलब होता है विलाप करना। विलाप करने का सेंस क्या, खूब चीखना, चिल्लाना, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से वापस आऊंगा जिस प्रकार सूरज शाम में छुप जाता है और सुबह में निकल आता है। इसीलिए तुम रोना मत, टेंशन मत लेना, विलाप मत करना, मैं तुम्हारी जिंदगी में
फिर से वापस आऊंगा। He says he is beloved. It does not mean I feel boring with you or I don't like you. वह अपने beloved से कहते हैं, अपने महबूबा से कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ उबाऊ फील कर रहा हूं, मैं तुमसे उब चुका हूं, या फिर मैं तुमको पसंद नहीं करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमको छोड़ करके जा रहा हूं, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ उबाऊ फील कर रहा हूं या फिर मैं तुमको पसंद नहीं करता हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आगे क्या करें, एक्चुअली आई लव यू मोर देन आई, सो इन माई एब्सेंस प्लीज डोंट फील। पोएट कहते हैं वास्तव में अगर देखते मैं खुद से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं, इसीलिए मेरे गैर हाजिरी में जब मैं यहां से चला जाऊं, मैं यहां पे नहीं रहूं, तो तुम मेरी गैर हाजिरी में रोना मत, क्योंकि आगे दिया हुआ बिकॉज इफ यू वीप एंड योर टीयर्स कम आउट, क्योंकि अगर तुम रोओगे और तुम्हारे आंखों से आंसू बाहर आएंगे, यू फील दैट माई ब्लड इज कमिंग आउट, तो तुम महसूस करना कि मेरा ब्लड जो है सो बाहर आ रहा है, बल्कि तुम्हारा आंसू नहीं, बल्कि मेरा ब्लड जो है सो बाहर आ रहा है। He says he is beloved that we both are made for each other. पोएट जो है अपने बिलव्ड से कहते हैं, अपने महबूबा से कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एंड वी कांट लिव विदाउट ईच अदर, और हम दोनों एक दूसरे के बिन नहीं जी सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो ये था शॉर्ट समरी जिसको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इसका लाइन एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही कर चुका हूं लास्ट वीडियो में, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए ताकि आप इस कविता को और भी अच्छे से समझ सके, डीपली जो है सो जान सके। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग लास्ट वाला वीडियो देख लिए होंगे तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद जो है सो आंसर बता देंगे और जवाब दे देंगे। पहला क्वेश्चन है, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट किसे कहा जाता है? कमला दास, जॉन डॉन या टी.एस. एलियट। उम्मीद करते हैं जवाब आप लोग दे दिए होंगे, आप लोग को इसका आंसर मालूम रहा होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डॉन, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन कहां जा रहे थे अपनी वाइफ को छोड़ करके? ऑप्शन नंबर 1 है जर्मनी, डेनमार्क या पोलैंड। आप लोग उम्मीद करते हैं आंसर दे दिए होंगे, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर जैसो दे पाए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी, यानी कि ए हो जाएगा। मैं लास्ट वीडियो में आप लोग बता चुका हूं कि 1611 ईस्वी में वो जर्मनी जा रहे होते किसी काम से, लेकिन वहां पर युद्ध का माहौल रहता, तो पोएट की वाइफ जो है यानी पत्नी जो है वो कहती कि आप वहां ना जाए, हो सकता है आप वहां पे जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, आप जख्मी हो जाएंगे, तो वहां पे वो जर्मनी है ना, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसको एड्रेस किया गया है? डॉन्स सिस्टर, डॉन्स मदर या डॉन्स वाइफ। तो आप सब जानते हैं यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही, बात किससे हो रही? ये वाइफ से, उनकी वाइफ जो एनमोर से, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉन्स वाइफ, यानी कि कविता जो एड्रेस की गई है डॉन्स वाइफ को, जॉन डॉन की पत्नी एनमोर को जो है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स। ये जो ओकेजन, ये जो मौका, ये जो कविता जो लिखी गई, कौन से मौके पे लिखी गई है? तो यह है कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यानी कि यूरोप के कोई भी देश जहां पे आप घूमने के लिए जाएंगे, विजिट करने के लिए जाएंगे, तो उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल ट्रिप कहते हैं। तो वो भी यूरोप के अलग अलग देशों में घूमने के लिए, वो यूरोप के ही देश में जा रहे थे, तो इसलिए उसको कॉन्टिनेंटल ट्रिप कहा जाता। तो सही आंसर यहाँ पे जो है सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। कौन खुशी खुशी मौत को अपना लेना चाहता है? आप सब जानते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डॉन, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है विलियम शेक्सपियर के किस कविता से तुलना की जाती है या की जा सकती है? तो बात याद रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं, और क्लास 11 में आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही अच्छी कविता है। तो उस कविता में भी लव के बारे में बताया गया है कि लव में कितनी शक्ति होती है, उन सारी चीजों को बताया गया। तो यहां पर भी ये जो कविता देखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लव के बारे में बताया जा रहा है। तो सही आंसर यहां पे हो जाएगा द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की तुलना द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जॉन डॉन फील्स दैट ए डैश इज वेरी होपलेस।
जॉन डॉन को लगता है कि डैश बहुत ही होपलेस है, जिसके पास आशा ना हो, उम्मीद ना हो। तो ये सोचने की, थिंकिंग करने की पावर, एबिलिटी किसके पास है? इंसानों के पास ही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मैन, यानी कि इंसान जो है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, आप सब जानते ही होंगे, जॉन डॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन, जो पोएट है, कवि है जॉन डॉन, वो किससे अच्छे हैं? तो इस चैप्टर में किसके बारे में बात हो रही है? सूरज के बारे में। वो कह रहे हैं कि मैं सूरज से भी तेज यात्रा करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, यानी कि सन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। His beloved says that she has a great love for Dash। तो यानी कि जॉन डॉन की अगर पत्नी है तो उसको किसका प्यार मिलना चाहिए और किसके लिए प्यार होगा? जॉन डॉन, यानी कि सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। जॉन डॉन जो है वो कब की रात जो है सूरज को छुपते हुए देखे थे? तो यस्टर नाइट है कि ना, अभी किताब में यूज किया गया हुआ है यस्टर नाइट। द सन वेंट हेंस, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, यानी कल की रात सूरज हम लोग की आंखों से ओझल हो चुका था, सूरज छुप चुका था, लेकिन आज फिर से हम लोग के सामने। तो यस्टर नाइट हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन वाज बॉर्न इन। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? आप लोग शायद बता दिए होंगे अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे हैं तो। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि 1572, 1572। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉन डॉन डाइड इन। जॉन डॉन की मृत्यु कब हुई है? तो जॉन डॉन की मृत्यु 1631 ईस्वी में। ये भी आपको मालूम होगा अगर पिछला वीडियो आप लोग देखें तो, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग बायोग्राफी और साथ में पोएम की लाइन एक्सप्लेनेशन को देखे थे। तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन वाज बॉर्न इन। जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा लंदन। जॉन डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव डैश विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। तो जॉन डॉन को कौन सा यूनिवर्सिटी जो है मजबूरन छोड़ना पड़ा है कि नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको निकाल दिया गया था बिना डिग्री के, क्योंकि वो कौन से धर्म से थे? रोमन कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे। तो अपने धर्म के कारण उनको जैसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर डैश हिज पैट्रॉन्स नीस। तो जॉन डॉन को जो है कुछ दिनों के लिए जेल भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? क्योंकि वह अपने ही आश्रयदाता की भतीजी से चुपके चुपके शादी कर लेते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सीक्रेटली मैरिंग हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज। जॉन डॉन जाने जाते, तो आपको मैं बता चुका हूं कि जॉन डॉन सॉन्ग्स भी लिखते हैं, सोनेट्स भी लिखते हैं, सार्मोन्स भी लिखते हैं, साटायर्स भी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन डैश फैमिली इन 1572। तो जॉन डॉन का जन्म जो हुआ था वो रोमन कैथोलिक फैमिली में 1572 ईस्वी में, जब एकदम स्ट्रॉन्ग एंटी कैथोलिक का पीरियड चल रहा था इंग्लैंड में जो है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रोमन कैथोलिक फैमिली। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डॉन्स फादर नेम डैश वाज अ प्रोस्पेरस लंदन मर्चेंट। तो जॉन डॉन के जो पिता हैं, जिसका नाम है, वही नाम आपको बताना है यहाँ पे, और मैं आप लोग को बता चुका हूँ उसके माताजी का नाम क्या था, उसके पिताजी का नाम क्या था। तो पिताजी का नाम क्या था? जॉन, और माताजी का एलिजाबेथ हेवुड। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? जॉन हो जाएगा, है ना। जॉन डॉन के पिताजी का नाम जॉन ही है, जो एक इंग्लैंड के बहुत ही धनी मनी व्यापारी थे। His mother डैश वाज, आपको यही क्वेश्चन आगे, उसकी माताजी का नाम क्या है? तो उसकी माताजी का नाम एलिजाबेथ हेवुड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉन्स फादर डाइड इन। डॉन्स फादर यानी कि जॉन डॉन के फादर जो हैं जॉन, उसकी मृत्यु कब होती है? तो 1576 ईस्वी में, जब जॉन डॉन सिर्फ और सिर्फ 4 साल के थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ही इंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट एज डैश। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जब जाते हैं जॉन डॉन, तो उस समय उसकी उम्र कितनी रहती है? 11, 15, 14? तो मैं आपको बता चुका हूं कि उस समय उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी। 11 साल की उम्र में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 डॉन्स बिगिन स्टडिंग लॉ एट डैश, यानी कि 20 साल की उम्र में जॉन डॉन जो है वो किस यूनिवर्सिटी में
या फिर कहाँ, किस कॉलेज में वो लॉ की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो बात याद रखिएगा, वो जो है सो किसी यूनिवर्सिटी में लिंकन्स इन लॉ कॉलेज से वो लॉ की पढ़ाई करते 20 साल की उम्र में, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाले जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकाले जाते हैं, तो दोनों जगह पर से डिग्री नहीं मिलती, तो इसीलिए 20 साल की उम्र में वो लिंकन्स इन लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहां से डिग्री हासिल करते हैं लॉ एंड थियोलॉजी की, है ना। थियोलॉजी मतलब धर्म की पढ़ाई, लॉ मतलब तो आप लोग जानते हैं कानून। हिज फर्स्ट बुक्स ऑफ पोएम डैश, तो उसकी पहली किताब मैं आपको बता चुका था कि जब वो निकलते हैं, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाले जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकाले जाते हैं, तो वो घूमने के लिए निकलते हैं, अलग अलग देशों का वो दौरा करते हैं, तो उसी दरमियान वो एक किताब भी लिखते हैं और वही उसकी पहली किताब बनती है, जिस किताब का नाम मैं बताया था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स एंड सटायर्स, या फिर सटायर्स एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, लेकिन ये किताब जो फेमस होती है वो किस नाम से, सटायर्स के नाम से। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है इन 1593 जॉन डॉन्स ब्रदर डैश। अब ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जब वो एजुकेशन हासिल कर रहे थे, यानी कि पढ़ाई कर रहे थे लिंकन लॉ कॉलेज में, तो उसी दरमियान एक और भी घटना घटती कि उसके जो बड़े भाई होते हैं उसकी 1593 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। पहले तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, दोषी पाया जाता है कि भाई तुम कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। जेल में भेजने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उसके भाई का नाम क्या था, हेनरी, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। जॉन डॉन बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन डैश। जॉन डॉन जो पार्लियामेंट के मेंबर कब बनते हैं, आप सबको मालूम है 1601 ईस्वी में, और इसी साल वो एन मोर से शादी भी करते हैं और उस समय एन मोर की उम्र कितनी थी, 16 साल थी। और फिर मैं बताया था कि 1617 ईस्वी में 12वें बच्चे के जन्म देने के बाद जॉन डॉन की वाइफ की मृत्यु हो जाती, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का 1617 ईस्वी में 12वें बच्चे के जन्म के बाद जॉन डॉन की वाइफ की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, इन डैश डॉन बिकम डीन ऑफ st पॉल कैथेड्रल, यानी कि जॉन डॉन कब जो है st पॉल कैथेड्रल के अध्यक्ष बन जाते हैं, तो आप सबको मालूम होनी चाहिए 1621 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 30 तो मैं बता ही चुका हूं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक कैसी कविता है, तो एक लव पोयम है। इन दिस पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर, यानी कि इस कविता में एक वर्ड का यूज किया गया हुआ DYE, डाई। तो ये डाई जो है वो इसका मतलब क्या है, तो डाई DIE हो जाएगा। अब यहाँ पे कहेगा सर गो है, GOE गो, गो का तो स्पेलिंग GO होता है, लेकिन यहाँ पे GOE दिया गया हुआ, ऐसा क्यों? तो बात याद रखिएगा, ये कविता ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई हुई है और ओल्ड इंग्लिश का स्पेलिंग यही होता है। जैसे अभी हम लोग लिखते हैं मी, लेकिन पहले लिखा जाता था MEE। अभी हम लोग लिखते हैं क्या, अभी हम लोग लिखते हैं सन, SUN सन, लेकिन पहले लिखा जाता था SUNNE सन। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने नंबर का पूछा जाता है मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप लोग सिलेबस का वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डज द पोएट वांट टू पार्ट अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। जो पोएट जॉन डॉन है वो अपने महबूबा से, अपने वाइफ से दूर क्यों होना चाहते हैं, ना क्यों उससे दूर जाना चाहते हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। द पोएट वांट्स टू एक्सपीरियंस डेथ इन दो शॉर्ट टाइम व्हेन ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज लव। बस इतना आंसर काफी है। तो पोएट कवि जो है यानी कि जॉन डॉन, जो अपने महबूबा से, अपने वाइफ से दूर इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि जब तक वो उससे दूर रहेंगे उसी दौरान, उसी वक्त में, उसी छोटे से समय में वो मौत को अनुभव करना चाहते हैं, मौत का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मैं अच्छे से समझा चुका हूं लास्ट पोएम में कि जब मैं तुमसे दूर रहूंगा तो समझो मेरे लिए मौत ही है, तो उस समय मुझे कैसा फील होगा, मैं उसी चीज को आजमाने के लिए जा रहा हूं। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। किस तरह से जो एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं, प्रेमियों जो है, लवर्स जो है वो यूनाइटेड होते हैं, किस तरह। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देयर लव इज सो प्योर दैट कीप्स देम अलाइव इन देयर हार्ट। तो जो भी लवर्स होते हैं ना, उस लवर का प्यार जो है वो इतना प्योर होता है, इतना शुद्ध होता है कि यही चीजें वो एक दूसरे के दिल में जिंदा रखता है। अगर प्यार जो है वो प्योर नहीं होगा ना, तो सामने वाले के दिल में उसको जिंदा रख ही नहीं सकता। लेकिन प्यार इतना प्योर होता है, इतना शुद्ध होता है कि दोनों के दिल में
एक दोनों जो है सो जिंदा रहता है। तो इसीलिए लवर्स जो इतना यूनाइटेड होते हैं कि जो चाहे वो फैसला लेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसा रहना है, मतलब कि इतना प्यार जो सो प्योर होता है, इतना शुद्ध होता है, इसलिए वो लोग जैसे इतना यूनाइटेड होते हैं, एक रहते हैं, एकजुट रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अप मैन्स पावर फेबल? इंसान की शक्ति को कौन जो है सो कमजोर करता है? क्या है जो इंसान की शक्ति को कमजोर कर देता है? तो क्या हो जाएगा, गुड फॉर्चून्स कांट लास्ट टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ अ मैन दैट मेक्स अ मैन्स पावर फेबल। तो अच्छा सौभाग्य, अच्छा वक्त जो है इंसान के साथ हमेशा नहीं रह सकता, हर पल नहीं रह सकता है, और यही चीजें जो है इंसान की शक्ति को कमजोर बना देता है। अगर हर वक्त अच्छा रहेगा तो फिर क्या टेंशन है, हर वक्त अच्छा पल ही रहे, अच्छा लम्हा ही रहे, हर वक्त अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिले, तो फिर तो जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो इसीलिए यही चीजें इंसान की शक्ति को जो है कमजोर बना देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव? वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सूरज के पास नहीं है? तो इसका आंसर क्या कह रहा है, द सन हैज नो बिलव्ड। पहली चीज तो ये है कि सूरज को बिलव्ड नहीं है, महबूबा नहीं है, सूरज के पास कोई महबूबा नहीं है कि नहीं? जैसे एक पोएट के पास उसकी महबूबा है जिसका नाम है एनमोर। सो ही हैज नो डिजायर और मोटिव टू रिटर्न क्विकली। तो जब महबूबा ही नहीं है सूरज के पास, उसके कोई वाइफ ही नहीं है, कोई बिलव्ड ही नहीं है, तो सूरज के पास कोई इच्छा भी नहीं है जल्दी से वापस आने का, और पोएट को जल्दी से वापस आने का, रिटर्न होने का जो है ना सो एक डिजायर है, क्योंकि उसके पास वाइफ है और उससे दोबारा जो है सो मिलना है, मुलाकात भी उनसे करनी है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू साइंग एंड विपिंग अफेक्ट द स्पीकर? किस तरह से आहें भरना और रोना पोएट को अफेक्ट करेगा? When the speaker's beloved sighs and she dries up soul, when she weeps she decays his blood। तो जब जो है पोएट की पत्नी रोए, आहें भरेगी, है कि नहीं? आहें भरेगी, साए मतलब आहें भरना, आहें भरेगी, तो वो जो है पोएट के आत्मा को सुख होएगी, लेकिन इस तरह से इफेक्ट करेगी कि अगर वो आहें भरेगी तो पोएट के आत्मा को सुख होएगी, और अगर वो रोएगी तो पोएट के ब्लड को नष्ट करेगी, पोएट के ब्लड को खत्म करेगी, खून को जो है सो खत्म करेगी। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग समझते हैं लाइन एक्सप्लेनेशन को, जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। अब लाइन एक्सप्लेनेशन कैसे, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लाइन दे दिया हुआ रहेगा, They who one another keep alive never parted be। अब इस तरह से 4 लाइन दिया हुआ रहेगा, 4 है कि नहीं, 4 ऑप्शन, 4 में से किसी एक को जैसे डिफाइन करना है। तो आप किसको डिफाइन करेंगे, तो पहले तो लाइन पहचानना होगा कि जैसे ये जो लाइन दिया गया हुआ है, They who one another keep alive never parted be। अब ये लाइन कहां से लिया गया हुआ, किस चैप्टर से लिया गया हुआ, तो सबसे पहले ये आपको पहचानना होगा। अब ये कैसे पहचाने, तो यही बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि आपको तो सारी कविता याद नहीं है, पूरा कविता जब तक आप याद नहीं करेंगे तो लाइन कैसे पहचानेंगे? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दिया हूं, बात याद रखिएगा। अगर किसी भी पोएम लाइन में ओल्ड मीनिंग देखने को मिल जाए, ओल्ड मीनिंग जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गो है, द है, अभी हम लोग THE बोलते हैं दी, लेकिन पहले क्या लिखा जाता था, THEE। मी है, MEE मी। डाई, डाई का स्पेलिंग हम लोग लिखते क्या, DYE, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखते DIE, लेकिन यहाँ पे DYE लिखा गया हुआ है। दिस है, सन है। तो अगर किसी भी पोएम लाइन में ओल्ड मीनिंग देखने को मिल जाए, समझ जाइए वो जो लाइन लिया गया हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। जब आप लाइन पहचान लेते फिर काम ही खत्म है। तो लाइन ही आपको पहचानना है, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप सब वीडियो देखेंगे तो लाइन बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे से आप पहचान लेंगे। तो चलिए अब जब लाइन पहचान लेते तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना, जैसे आप यहां पे देखेंगे, दे हु वन अनदर कीप। अब कीप का स्पेलिंग क्या होता है, KEEP कीप, लेकिन यहां पे क्या लिखा गया हुआ है, KEEPE लिखा गया हुआ है। बी का स्पेलिंग क्या होता है, BE, लेकिन यहाँ पे BEE लिखा गया हुआ है। तो इसीलिए ये लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। अब चलिए इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो जब आप लाइन पहचान लेते हैं ना, तो लाइन पहचानने के बाद ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई, किस चैप्टर से लिया गया, और सबसे पहले ये चीजें आप लिखना ना भूलें। और पोएट जो एग्जामिनर होते हैं ना, यही पे चेक करके वो आगे बढ़ जाते हैं, उसको समझ में आ जाता है कि भाई अगर ये आप लाइन पहचान लिए हैं तो आगे आंसर भी आप सही लिखे होंगे। चलिए किस तरह से आपको लिखना है,
तो द गिवन स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ऊपर में जब ये स्टेंजा देखेंगे, लाइन देखे हैं, ये लाइन लिया गया वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, विच इज रिटन बाय जॉन डॉन, जो जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई है। और आप चाहें तो आगे एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं पोएट के बारे में, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, ही वॉज बोर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631। और इनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1631 में। एंड ही वॉज ए मेटाफिजिकल पोएट, और ये जो है एक मेटाफिजिकल पोएट थे। अब उसके बाद क्या करना है, पैराग्राफ आपको चेंज करना है। और पैराग्राफ चेंज करने के बाद जो आप समरी याद किए हैं, जो अभी मैं ऊपर में बताया हूं समरी, उस समरी के 3-4 लाइन को है ना, बीच के ऊपर वाले समरी जो है ना, तो ऊपर लाइन नहीं बल्कि बीच का जो 3-4 लाइन होगा उस लाइन को आपको लिख देना है। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। इसमें आपको 4 नंबर मिल जाएगा। हर एक लाइन का अलग अलग से याद नहीं करना, ऐसे आपको याद करते करते परेशान हो जाएंगे। तो जो आप समरी याद की, जो अभी मैं ऊपर में समरी बताया हूं, उसके 3-4 लाइन को जो है आप ऐड कर देंगे, लिख देंगे। इससे आपका लाइन एक्सप्लेनेशन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इस तरह से हम लोग का जो है ये चैप्टर भी क्या हुआ, एंड हुआ, फिनिश हुआ, खत्म हुआ। अब हम लोग कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे और आप लोग जरूर बताइए कि ग्रामर सेक्शन को शुरू करें या फिर एक और जो है हम लोग बुक को पढ़ें, ये भी आप लोग जरूर जो है बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नोट्स खरीदना मत भूलिएगा। अगर खरीद लिए हुए तो अच्छी बात है, अगर नहीं खरीदे हैं तो अभी खरीद लीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।